नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं हिंदी की टेस्ट सीरीज़ का अगला पार्ट। जो ये टेस्ट सीरीज़ है ये यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पर आधारित इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए फ्रेंड, जिन्होंने इससे पहले की प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि जो यूके ट्रिपल एससी के आगामी एग्जाम हैं उनके लिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में छायावाद युग का समय माना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम छायावाद युग कहते किसे हैं उसको देखेंगे। छायावाद युग के अंतर्गत यहाँ पर हमारे पास 4 कवि देखने को मिलते हैं, जिसमें से सबसे पहले हैं सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और चौथे हैं महादेवी वर्मा। तो ये 4 छायावाद युगीन कवि हुए हैं, तो चारों को आपने याद रखना है। छायावाद युग से संबंधित ये कवि हैं। तो इनका जो टाइम पीरियड हमें मिलता है 1918 से लेकर 36 के बीच मिलता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 1918 से लेकर 36 तक। अगर हम बात करें 1900 से 1920, तो इसको कहते हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, इनकी जो रचनाएं मिलती हैं 1900 से 1920 के बीच की मिलती हैं। अगर 1850 से लेकर 1900 के बीच की बात करें तो इसको कहते हैं भारतेंदु युग। भारतेंदु युग, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे उनके नाम पर है भारतेंदु युग। तो ये माना जाता है 1850 से लेकर 1900 ईस्वी के मध्य। अगला जो प्रश्न है, किसी मुद्दे के लेखन में उस ताज़ी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया हो। देखिए फ्रेंड, इस टाइप की जो क्वेश्चन है ये हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे यूके ट्रिपल एससी हो या यूके PSC हो। पत्रकारिता से हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो ऐसा लेख या फिर ताज़ी घटना है जिसके कारण वह मुद्दा में या चर्चा में आया हो, तो उसको कहते हैं न्यूज़ पैग। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें पीत पत्रकारिता, इसको कहते हैं ऐसी पत्रकारिता जो सनसनी फैलाने का काम करे। सनसनी फैलाने का जो पत्रकारिता काम करती है तो उसको कहते हैं पीत पत्रकारिता या फिर येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म बोलो चाहे पीत पत्रकारिता बोलो, एक ही बात है। अगर हम बात करें पेज 3 पत्रकारिता, तो इसमें क्या होता है, जो अमीर लोग हैं या फिर VIP लोग हैं उनकी शादी पार्टी या फिर उन्होंने जो काम किए हैं तो उनके बारे में यहाँ पर हमें दिखाया जाता है। तो इसी को कहते हैं पेज 3 पत्रकारिता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग युग्म गलत है। तो हमें एक साइड पुल्लिंग दिया है, दूसरा साइड स्त्रीलिंग दिया है, तो कौन सा गलत है वो जोड़ा बताना है। पहला है विद्वान, विद्वान का विदुषी होता है, बिल्कुल सही है। नेता नेत्री, ये भी सही है। साधु साध्वी, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी सभी सही है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अत्यधिक व अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए फ्रेंड, मैंने बताया था संधि हो चाहे उपसर्ग हो चाहे प्रत्यय हो, इनमें सबसे पहले शब्द पहचानना आना चाहिए कि शब्द किससे मिलकर बना है। अगर हम बात करें अत्यधिक, तो इसमें किससे बना है, ये अधिक से बना है ना, अधिक से बना है। तो अधिक में हमने क्या जोड़ा कि अत्यधिक हो गया, तो अति जोड़ा है, अति, है ना। कैसे पता चला अति जोड़ा, अगर हम इसका संधि करें तो का ई और इसका ओ, ई और ओ मिलकर क्या बनाते हैं, तो यो बनाते हैं, है ना। तो पीछे क्या छूटा, धिक छूटा, है ना। आगे क्या छूटा, तो अत छूट, क्योंकि हमने ई की मात्रा हटा दी तो ये आधा हो गया। तो एक साथ मिलाएंगे तो ओ आधा तो यो अधिक, तो अत्यधिक ये शब्द बना है, यानी कि इसमें क्या है, अति उपसर्ग है। तो दोनों में पूछ रहा है तो अति है, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर अत्यंत की बात करें तो इसमें मूल शब्द क्या है, अंत है। तो ये भी किससे मिलकर बना है, तो अति से मिलकर बना है। इसमें हमने अति जोड़ा तब जाके ये अत्यंत हो गया है। तो इसी टाइप से इसको भी तोड़ेंगे तो ई प्लस ओ बराबर यो, तो इसके ऊपर बिंदी है तो बिंदी भी इसके साथ आएगी। पीछे तो छूटा, आगे क्या छूटा, ओ आधा तो इसको जोड़ेंगे तो अत्यंत हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो गलत युग्म बताना है। पहला है पेंशन, अंग्रेजी भाषा, बिल्कुल सही है। अखरोट पाश्तो भाषा का है, बिल्कुल सही है। कारतूस, तो कारतूस फ्रेंच भाषा का है। शराब, तो शराब फारसी भाषा की नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। शराब किस भाषा का है, तो शराब अरबी भाषा का शब्द है, अरबी। अगला प्रश्न है, आगामी शब्द का विलोम शब्द है। तो आगामी यानी कि आने वाला, सबसे पहले शब्द पता होना चाहिए। तो हिंदी के अंतर्गत हमें यही चीज़ हमारा क्वेश्चन सॉल्व करती है कि आपको शब्द का पता होना चाहिए। तो आगामी यानी कि आने वाला, है ना। इसका विलोम क्या हो गया, जो चले गया है, यानी कि विगत। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, विगत। अगला है, साम्राज्ञी का पुल्लिंग शब्द क्या है। तो साम्राज्ञी एक स्त्रीलिंग शब्द है ना। तो इसका पुल्लिंग बताना है, तो पुल्लिंग होगा सम्राट। सम्राट अशोक, सम्राट अशोक भारत के राजा थे।
वैसे ही रजिया सुल्तान भारत की साम्राज्ञी थी, तो लेडी के लिए साम्राज्ञी बोलेंगे और पुरुष के लिए सम्राट कहेंगे, तो साम्राज्ञी का सम्राट। अगला प्रश्न है हाथ को हाथ न सूझना। हाथ को हाथ न सूझने का अर्थ है, ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ हमें बताना है। तो हाथ को हाथ कब नहीं सूझता है? जब बहुत सारा अंधेरा हो, कुछ भी ना दिख रहा हो, एक हाथ को दूसरा हाथ ना दिख रहा हो, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, घना अंधेरा होना। अगला प्रश्न है वृक्ष शब्द का वर्ण विन्यास होगा। तो ये हमने पहले भी क्लास में बताया था कैसे टूटेगा ये। तो सबसे पहले वो लेना है ना, तो वो पे किसकी मात्रा है? तो री की मात्रा है। जब भी हम व्यंजन से स्वर अलग करेंगे तो व्यंजन क्या होगा? हमेशा हलंत होगा। ये हो गया ब्री। फिर हमने अक्षर किससे मिलकर बना होता है? तो ये हमने पहले भी बताया था, जो ऊष्म संघर्षी व्यंजन है या संयुक्त व्यंजन है, किस किस से मिलकर वो बने हैं। तो छ किससे मिलकर बना होता है? क प्लस सौ, है ना, तो क प्लस सौ प्लस ओ, इससे मिलकर बना होता है। जब हमने ओ अलग कर दिया तो सौ क्या होगा? हलंत होगा। तो ऐसे होगा वो प्लस री प्लस क प्लस सौ प्लस ओ, तो वृक्ष ऐसे होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य हमें पहचानना है। पहला है जलन होने पर ठंडी बर्फ लगानी चाहिए। पहला तो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो बर्फ़ है वो ठंडी होती है, तो यहाँ पर ठंडा कहने की ज़रूरत नहीं है। अगला है प्रातःकाल के समय घूमना चाहिए। तो जब प्रातःकाल कह दिया तो समय कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रातःकाल से ही पता लग रहा है सुबह का समय है, तो ये भी गलत हो जाएगा। वह अच्छी कवयित्री थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। वह अच्छी कवयित्री, ऐसे लिखते हैं कवयित्री। अगर कवि लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं, कवियत्री लिखेंगे तो मात्रा पीछे वाले में जाएगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। वो निरपराध है, तो ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निरपराधी गलत शब्द होता है, ये भी ध्यान रखना है। अपराधी ये गलत शब्द हो जाता है, तो निरपराध सही शब्द होता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दांत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ये देखना है। द्विज, द्विज होता है, बिल्कुल सही है। द्वि यानी कि दो, जो यानी कि जन्म लेने वाला, तो दो बार जन्म लेता है, दांत दो बार आते हैं ना, तो द्विज बिल्कुल सही है। दंत तो होता ही है, ये भी सही है। दशन, तो दशन भी होता है, ये भी सही है। दाड़िम, तो दाड़िम नहीं होता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दाड़िम क्या होता है? अनार को कहते हैं, दाड़िम होता है अनार। जबकि दाड़िम प्रिय क्या होता है? तो दाड़िम प्रिय कहते हैं तोते को, तोता। अनार किसको प्रिय है? तो तोते को है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है, यानी कि जो भाषा है वो किस किस से मिलकर बनी होती है ना। ये हमने पिछली क्लास में भी बताया था। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। ध्वनि या वर्ण एक ही बात है, ध्वनि कहो चाहे वर्ण कहो तो एक ही होता है ये। ध्वनि क्या है? मौखिक रूप है। जब आप बोलते हो तो वो ध्वनि है, जब आप लिखते हो तो वो वर्ण है। तो ध्वनि का लिखित रूप क्या है? वर्ण है, या वर्ण का मौखिक रूप क्या है? ध्वनि है। तो दो वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं? फिर अक्षर बनाते हैं। अक्षर मिलकर क्या बनाते हैं? तो शब्द बनाते हैं। शब्द का जब वाक्य में प्रयोग होता है तो उसको कहते हैं पद। पद के बाद पदबंध बनता है, पदबंध, है ना। पदबंध के बाद वाक्य बनता है, वाक्य के बाद भाषा बनती है। तो इसमें कौन से हैं ऐसे जोड़े जो इनके बीच हैं? तो सबसे छोटा इसमें ध्वनि है। ध्वनि के बाद अक्षर बनता है, वो नहीं दिया है। अक्षर से मिलकर शब्द बनता है, फिर पद बनता है, फिर वाक्य बनता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बघेली बोली का संघ किस उपभाषा से है? देखिए फ्रेंड, जो संविधान की 22 भाषाओं में से एक हिंदी भी क्या है? देश की भाषा क्या है। तो हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं में यहाँ पर बांटा गया है। 5 कौन कौन सी है? एक तो पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी है, पहाड़ी हिंदी है और मराठी है ना, मराठी है। तो ये हिंदी की क्या है? 5 उपभाषाएं हैं। तो इनमें से ये पूछ रहा है बघेली किसके अंतर्गत है। अगर हम बात करें राजस्थानी, तो राजस्थानी के अंतर्गत 4 आती हैं। एक तो पूर्व में है जयपुरी, जयपुरी या इसको ढूंढानी भी कहते हैं। अगर दक्षिण की बात करें, दक्षिण में होती है मालवी, उत्तर में होती है मेवाती, पश्चिम में होती है मारवाड़ी। तो पश्चिम में मारवाड़ी, ये राजस्थान के अंतर्गत 4 उपभाषाएं हैं, उपबोलियां हैं। अगर पूर्वी हिंदी की बात करें, पूर्वी में आते हैं ए, बी और सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी आती है, मैथिली आती है, मैथिली, और इसके साथ साथ मगही आती है, मगही। तो ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है ना। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? बघेली। तो बघेली किस में आता है? ए, बी, सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? देखिए फ्रेंड्स, प्रेरणार्थक क्रिया वही पहचानेगा जिसको इसके बारे में पता होगा। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जब भी कर्ता यानी कि करने वाला, जब भी कर्ता कार्य खुद न करके दूसरे से करवाए,
दूसरे से करवाए, तो वहाँ कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है, वहाँ प्रेरणा मिलती है। तो ये पॉइंट याद रखना है। तो इसमें हमें ये देखना है कौन सी क्रिया ऐसी है जो कर्ता खुद न करके या फिर दूसरे से करवाई जा रही हो। तो इसमें गिराना खुद गिरा सकता है, चमकाना खुद भी चमका सकता है, चहचाना तो पक्षी खुद चहचाता है ना। लिखवाया तो लिखवाया में पता लग रहा है ना, दूसरे से लिखवाया होगा, तो वही है ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। राम ने श्याम से पत्र लिखवाया, तो खुद नहीं किया, दूसरे से लिखवाया है। जब भी कर्ता खुद न करके दूसरे से करवाए तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा लेख अच्छा नहीं बनता, यह किस प्रकार का वाक्य है? देखिए फ्रेंड, रचना के आधार पर हमने पहले भी पढ़ाया था कि वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। किसके आधार पर? रचना या बनावट के आधार पर। एक तो होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। तो इसमें भी पहचानने के लिए हमने बताया था, सरल वाक्य में तो एक ही वाक्य होगा, सिंपल सा। संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य होंगे और वो किस अव्यय से जुड़े होंगे? या और से जुड़े होंगे, इसलिए से जुड़े होंगे, तथा से जुड़े होंगे, है ना, परंतु से जुड़े होंगे, या किंतु से जुड़े होंगे, किंतु से, या इसलिए से जुड़े होंगे, या से जुड़े होंगे, या। तो ये सारे किस में आते हैं? संयुक्त वाक्य में आते हैं। और हमने मिश्र वाक्य में बताया था कि 2 वाक्य तो होंगे तो वो एक दूसरे पर डिपेंड भी होंगे, या फिर, और हमने मिश्र वाक्य में बताया था जहाँ पर एक ही वाक्य में 2 उपवाक्य हों और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हो, तो वहाँ पर हमेशा मिश्र वाक्य होता है। या फिर पहचानने के लिए हमने बताया था जहाँ पर की आए, जिसका, जिसने, जैसे, जो, जब, तब, यद्यपि, तथापि, है ना। तो ये शब्द जहाँ आए, जब तक, तब तक, तो ये सारे शब्द जहाँ आए वहाँ हमेशा मिश्र वाक्य होता है। तो या तो ऐसे पहचानिए एक दूसरे पर डिपेंड है। कैसे डिपेंड है? मैं जानता हूँ कि, तो जानना किस पर डिपेंड है? तुम्हारा लेख अच्छा है, इस लेख पर डिपेंड क्या है? जानना डिपेंड है ना। या फिर पहचानो इसमें क्या लगा है? की लगा है। तो ये हमेशा होता है मिश्र वाक्य। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।